आज से नए माली साल 2024-25 का बजट नाफिज हो गया है। हुकूमत ने अशराफिया पर मरात और तनख्वाहदार और कारोबारी तबके पर टैक्सेस की भरमार कर दी है। शहबाज सरकार के बैंकर वजीर खजाना ने IMF की डिक्टेशन पर आवाम पर 1700 अरब रुपए के नए टैक्सेस का बम गिरा दिया है। जनरल सेल्स टैक्स में इजाफे से महंगाई की नई लहर सबको जीते जी मार डालेगी। शीरखार बच्चों के डब्बा बंद दूध ही नहीं बल्कि दूध के आम पैकेट पर भी 18% GST देना पड़ेगा, जिससे आम पैकेट वाला दूध 100 रुपए फी लीटर महंगा हो गया है। इसी तरह मोबाइल फोन्स की खरीदारी पर भी 18 तक 25% तक GST आयद किया गया है। पहले से महंगा पेट्रोल, सीमेंट और बैनुल अक़वामी सफर मजीद महंगा हो गया है। नए माली साल के बजट में तनख्वाहदार और कारोबारी तबके की आमदन पर 10% इजाफी सरचार्ज लगाकर आम आदमी की कमर तोड़ दी है। हुकूमत ने बजट में तनख्वाहदार तबके पर एक नया टैक्स आयद कर दिया है, जिसे सरचार्ज का नाम दिया गया है। सालाना 1 करोड़ या इससे जायद तनख्वाह वसूल करने वालों पर 10% मजीद सरचार्ज टैक्स आयद कर दिया गया है। अब 8,35,000 रुपए माहाना तनख्वाह लेने वाले को 55% यानी अपनी आधी तनख्वाह हर महीने हुकूमत को देना होगी। एसोसिएशन ऑफ पर्संस को 44%, जबकि कारोबारी तबके को 50% तक इनकम टैक्स अदा करना पड़ेगा। बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए भी प्रॉपर्टी फरोख्त पर टैक्स आयद कर दिया गया है, मगर हैरान कुन तौर पर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स को प्रॉपर्टी की फरोख्त या ट्रांसफर पर टैक्स से मुकम्मल छूट दे दी गई है। नए टैक्सेस का इतलाक हो चुका है और गाड़ियों पर टैक्स रेट में भी इजाफा हो गया है और आज से नाफिजुल अमल होगा। मुल्क भर की तमाम हाईवेज और मोटरवेज पर भी टोल टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। नई पेंशन स्कीम और ताजिर दोस्त स्कीम के तहत टैक्स वसूली शुरू कर दी गई है। अद्वियात में इस्तेमाल होने वाले खाम माल समेत मुख्तलिफ दरामदी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करके शहबाज सरकार ने दवाइयाँ भी महंगी करने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। आज बजट का पहला दिन है और आज से पेट्रोल 7 रुपए से जायद महंगा मिल रहा है। ट्रांसपोर्टर्स ने टोल टैक्स बढ़ने के बाद किरायों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। एडवांस टैक्स आयद करने पर पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 5 जुलाई को मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया है। अब यही होगा कि जो तबका टैक्सेस के खिलाफ बाहर आएगा उसे टैक्सेस में रियायत दे दी जाएगी और जो इसे किस्मत का लिखा मानकर घर बैठा रहा वो टैक्सेस की चक्की में पिसता रहेगा। अब ऐसा भी नहीं कि इस हुकूमत ने इस बजट में किसी का ख्याल नहीं रखा, बिल्कुल रखा है। इस बजट में अपने साथी पार्लियामेंटेरियंस को ज़रूर फ़ायदा पहुंचाया गया है। अरकान पार्लियामान के अलाउंसेस बढ़ा दिए गए हैं। तमाम अरकान पार्लियामान के लिए सफरी अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और यौमिया अलाउंस में इजाफा कर दिया गया है। पंजाब असेंबली का बजट इजलास 22 रोज़ चला, जिस पर आवाम का 10 करोड़ रुपए खर्च आया है। कौमी असेंबली के इजलास का खर्चा इससे कहीं ज़्यादा है। इस बजट से मुताल्लिक सबकी मुत्तफ़िक़ा राय है कि ये एक ज़ालिमाना और गैर मुनसिफाना बजट है, जिसमें मखसूस तबकों को टारगेट किया गया है। इस मुल्क की इशराफिया कहलाने वाली क्लास को इस बार भी टैक्सेस से छूट देकर इस बात का बाकायदा ऐलान किया गया है कि ये मुल्क 25 करोड़ आवाम का नहीं, मुट्ठी भर हुक्मरानों का है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मेहमान हमारे साथ होंगे, बाकायदा तौर पर डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया हुआ है जी वेरी ऑनरेबल परवेज संधीला साहब ने, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी वेरी ऑनरेबल सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। अब से थोड़ी देर में हमें आलमगीर खान साहब ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे वो हमारे साथ बनेंगे उनसे भी हम सवाल जवाब के सेशन का आगाज़ करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम ज़रा नून लीग की तरफ बढ़ते हैं। और परवेज़, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपके साथ एक ज़ाती ताल्लुक भी बड़ा अच्छा है। लेकिन ये मियाँ साहब क्या कर रहे हैं? मतलब बजट आया, पास भी हो गया। मैंने चंद दिनों पहले देखा था, मतलब कोई चंद हफ्तों पहले, कि मियाँ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा जो कि चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, वो तंदूरों पर जाके रोटियों के साइज़ देख रहे थे, रोटियाँ नाप रहे थे। मुझे लगा कि इस बजट के ऊपर तो वो अच्छा खासा जो शहबाज शरीफ साहब है उनकी क्लास लेंगे कि भाई ये क्या आप कर रहे हैं। वो आसिफ अली जरदारी साहब से बात करेंगे कि जरदारी साहब आप साइन ना करें ऐसे बजट के ऊपर। जब मौका था आवाम में आने का, बात करने का, वो बिल्कुल खामोश हैं। मतलब रोटी चेक करने के लिए बाहर जा सकते थे। ये जो नया बजट आया है और आज 1 जुलाई से इसका इतलाक हुआ है और जो टैक्सेस हमारे पे लगे हैं, परवेज संधीला साहब, मैं तो सवाल नहीं करूंगी, मैं तो सिर्फ आपसे अपना गुस्सा निकालूंगी, अवाम का गुस्सा निकालूंगी, क्योंकि मैं अवाम की नुमाइंदगी कर रही हूँ।
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब किधर हैं और ये नून लीग क्या कर रही है? आपने तहैया कर लिया है कि ये आपका आखिरी मौका है और आपने इसको आखिरी मौका ही जानना है? बहुत शुक्रिया बीनश। अगर बीनश इस तरह से सोच रही है या इस तरह से हो रहा है तो इसमें कोई शक नहीं है कि हालात वाकई ही इस बजट के बाद कोई इतने शानदार नहीं है। पीएमएलएन के लिए देखें, ये वो अगर इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों को डायरेक्ट रिलीफ चाहिए। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सारा कुछ किसकी वजह से हुआ है, ये सारा कुछ कौन करके गया है। इन चीज़ों से अब लोगों का ना घर चलता है, ना बिजली के बिल पेड होते हैं, ना दूसरी चीज़ें होती हैं। लेकिन इस हकीकत को भी हमें तस्लीम करना है कि डेफिनेट आने वाला वक्त जो है वो अच्छा होगा। लेकिन मौजूदा इस वक्त जो ये बजट है, और जाहिर है साहब जब आईएमएफ से सब कुछ लेकर चल रहे हैं, आपका आईएमएफ के बगैर कोई गुजारा नहीं है, तो फिर आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये जो मुश्किल तरीन वक्त है, इससे निकलने में टाइम लगेगा, लेकिन डायरेक्शन बेहतर है, चीजें अच्छी तरफ जा रही हैं। अच्छा, आई एम रियली सॉरी परवेज, ये बात हम बाद में करते हैं आगे चल के कि कितनी अच्छी डायरेक्शन है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मुश्किल फैसला करना पड़ेगा। मुश्किल फैसला वर्किंग क्लास के लिए क्यों? मुश्किल फैसला सैलरीड क्लास के लिए क्यों? मुश्किल फैसला अशराफिया के लिए क्यों नहीं? मुश्किल फैसला पार्लियामेंटेरियंस के लिए क्यों नहीं? मुश्किल फैसला रियल स्टेट वालों के लिए क्यों नहीं? मुश्किल फैसला अपने बैंकर्स हजरात के लिए क्यों नहीं? आम आवाम के लिए क्यों है ये मुश्किल फैसला? परवेज, आप एम्स्टरडैम में रहते हैं, कि एम्स्टरडैम में ऐसे होता है कि सिर्फ एक तबका जो है वो पिसता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पिसता। एम्स्टरडैम में एक तबका, यहाँ पर जाहिर है एक बिल्कुल ही जिस जो निज़ाम है उस निज़ाम की तो पाकिस्तान में ख्वाहिश की जा सकती है, सोचा जा सकता है, लेकिन आई डोंट नो वो निज़ाम पाकिस्तान में कब होगा, एम्स्टरडैम वाला निज़ाम या हॉलैंड या यूरोप वाला निज़ाम। लेकिन पाकिस्तान में जो निज़ाम है वो डेफिनेट एक लर्निंग प्रोसेस है। इसमें हमें अभी तक 70 साल से हमें सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, जिसकी ख्वाहिश करती है, जिसका दिल करता है, वो मतलब अपनी एक डॉक्ट्राइन लेके आ जाता है, और उसके बाद फिर आज जो हो रहा है हम उसको भुगत रहे हैं। ये उसी का एक तसलसल है। अगर ये सिलसिला 2016-17 वाला चलता रहता तो यकीनन आज हम इन हालात में ना फंसे होते, आज हम इन मुश्किलात में ना फंसे होते। देखें 2018 में भी बीनस जब ये इमरान खान साहब ने हलफ उठाया था तो शहबाज साहब ने यही कहा था कि हम लोग सब कुछ भूल कर, क्योंकि उनको अंदाजा था कि मईशत जो है वो कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कितना बड़ा मसला है, और वो पूरी दुनिया में है इस वक्त। पाकिस्तान में डेफिनेट ज्यादा है, क्योंकि वहां पर लोगों के जो डायरेक्ट इनकम है वो इस तरह नहीं है जिस तरह की पूरी दुनिया में है। अगर किसी जगह पे किसी के पास काम नहीं है तो वो वाली सहूलतें भी नहीं है, तो इस वजह से महसूस ज्यादा होता है। और जहां तक आप बात कर रही हैं कि ये जो इस दफा टैक्स जो ज्यादा बढ़े हैं या टैक्स ज्यादा हुए हैं वो सैलरी वाले तबके पर लगे हैं, और सैलरी वाला तबका पिस रहा है। बदकिस्मती है ये कि जो पहले से ऑलरेडी दे रहे होते हैं उन्हीं पर बोझ डाल के किया जाता है। तो ये एक बड़ा मुश्किल फैसला है। कोई भी जमहूरी हुकूमत करने से पहले उसको अंदाजा होता है कि वो आने वाले दिनों में, आने वाले इलेक्शन में इसको भुगतेंगे जब आप इस तरह कहेंगे। लेकिन देखें, ये पहला बजट है। पहला बजट जब 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत दिया गया था तो तब भी इस किस्म के हालात थे। लेकिन अगले साल, 1.5-2 साल में उन्हीं की हुकूमत में लोगों ने आईएमएफ को देखा, लोगों ने कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने आईएमएफ को गुड बाय कहा था, और आपकी मईशत बेहतर हो रही थी, डॉलर एक जगह पे फिक्स था। लेकिन क्योंकि अभी घड़े इतने इमरान खान साहब की हुकूमत खोल के गई है कि उसी में से निकलने में अभी वक्त लग रहा है, उसी में से निकलते हुए जो है वो भी काफी टाइम लग रहा है। लेकिन फिर भी यही कहा जाएगा, यही कहूंगा कि अगर इस हुकूमत को 5 साल मिलते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इन मुश्किलात से निकलेंगे। परवेज साहब, ये आप जैसे पीएमएलएन के वर्कर, आप जैसे पीएमएलएन के नुमाइंदे, आप जैसे नवाज शरीफ के प्यार करने वाले एक वर्कर की ख्वाहिश तो हो सकती है कि 5 साल पूरे करेगी और ये पहला बजट है और अगले बजट में बेहतर हो जाएगा। सर, मैं तो आपसे बिल्कुल डायरेक्ट बात करूंगी, मुझे तो कीनिया वाली सूरत हाल लग रही है। ये तो अगस्त में जब बिल्स आने हैं और जब सूरत हाल होनी है तो जो हुकूमत के ऊपर नज़ला गिरना है, मुझे तो लगता है कि शहबाज सरकार को, नून लीग को डर भूल गया अवाम का। आपको लग रहा है कि शायद अवाम आप पे गुस्सा नहीं करेगी, आपको शायद ये लग रहा है कि अवाम सड़कों पर नहीं आएगी। ये जो आप कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि नहीं अगले बजट तक सब ठीक हो जाएगा, पहले बजट में आप आधी पावर पीपल्स पार्टी को लूज कर चुके हैं। नवाज शरीफ साहब लंदन से पाकिस्तान आकर के भी जाती उम्रा में मुहीत रह चुके हैं, वो नेशनल असेंबली में भी नजर नहीं आते। एक एमएनए है, मैं उनकी तकरीर सुनने को तरस गई हूँ। सर, कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? देखिए बिनेश, अगर आपको इससे बेहतर ऑप्शन पाकिस्तान में किसी भी सियासी पार्टी में आती है, फर्ज किया जो आप कह रहे हैं कि ये अगला बजट तक, क्या इस हुकूमत से बेहतर कोई ऑप्शन इस वक्त में है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
से आप सोचते हैं कि वो आएंगे तो ये चीजें बेहतर कर लेंगे? जमात इस्लामी जो है वो मतलब क्या आप वो जो कह रहे हैं जी हम लोग एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, मजीद मुश्किलात पैदा करने जा रहे हैं हुकूमत से, क्या जमात इस्लामी की हुकूमत आएगी तो वो इन मसाइल से अपने आप को या पाकिस्तान को निकाल पाएंगे? इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी जमात ऐसी नहीं है जो आपको जैसी हुकूमत संभाले और दूध की नहरें बहनी शुरू हो जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। अभी फिलहाल मैं परवेज मैं ये ऑप्शंस वाली डिबेट में जाती नहीं हूँ, क्योंकि ऑप्शंस तो पाकिस्तान में और रियासत पाकिस्तान के पास 101 हैं। इमरान खान साहब को भी लगता था कि वो आखिरी ऑप्शन है, लेकिन फिर भी हमने देखा कि इमरान खान साहब के बाद भी ऑप्शंस आई और इसके बाद भी ऑप्शंस हैं, और एक नहीं दो नहीं बहुत सी ऑप्शंस तैयार होंगी। अच्छा, मैं जरा पीपल्स पार्टी को शामिल कर लूँ, मेरे साथ रहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी जितना चाहे मर्जी शहर वार्म वेलकम टू द शो। आप लोग जितना चाहे मर्जी कह लें नून लीग का बजट है, जितना चाहे मर्जी कह लें हुकूमत का बजट है, जितना चाहे मर्जी कह लें कि ये शहबाज शरीफ का बजट है या औरंगजेब साहब ने किया है या IMF का बजट, जिसका भी कह लें, मैंने उस बजट के ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब के साइन देखे हैं। और अगर आसिफ अली जरदारी साहब द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस बजट को साइन ना करते तो मजाल है कि वो बजट इंप्लीमेंट होता सर। तो ये बजट आपका बजट है, आपने क्या किया सहर कामरान साहिबा? आपने कितने जी 1 2 3 नहीं 1700 अरब के नए टैक्सेस। देखिए जी, पहली बात ये आपने क्योंकि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बात की तो पहले मैं वो जवाब दूँ। आप ये चाहते हैं कि वो आरिफ अलवी की तरह एक क्राइसिस जो है वो क्रिएट करते नहीं, उनकी एक सेरेमोनियल पोजीशन है, उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की है। पार्लियामान के पास पूरा वक्त था कि वो इस बजट पे बहस करती, ठीक है। हमने बहस भी की, अपने खदशात भी सामने रखे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने रखे, और ये जो आने वाली महंगाई है इसके बारे में अपने जो खौफ है उसका इज़हार किया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारे गले में IMF का फंदा है, और IMF की विश लिस्ट जो है वो पार्लियामान ने जो है उसको अप्रूव किया। मुझे आप ही बताएं, आखिरी दिन यानी पीपल्स पार्टी ने कहा कि आपने हमें बजट बनाते हुए हमें आपने शामिल भी नहीं किया मशवरों के लिए, हमने बजट का बायकॉट किए रखा। लेकिन दो रास्ते थे हमारे साथ, तो ये ना एक तरफ खाई है दूसरी तरफ हुआ है, क्या करें? यानी आप अगर लेकिन शहर ऐसी कोई न्यूज नहीं, मैं आप ही के साथ हूँ, आप ही के साथ हूँ, मुझे अलाउ करें। जुमला तो मुकम्मल कर जी कर लें तो मुकम्मल जी। अगर हम आखिरी दिन इस पे वोट ना करते, इस पे यस ना कहते, तो आप मुझे बताएं कि 30 जून के बाद का सिलसिला क्या कोई बेहतरी लेकर आता? एक नया बहरान, एक नया कुयाब लेकर आता? ये सूरत हाल थी। हमने हर चीज पे सवाल उठाया, चेयरमैन बिलावल ने अपने मुतालिबात रखे, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर एक ऐसा बजट आ गया, यानी आप हमें पता है मुश्किल हालात है, हमें पता है कि इसकी जिम्मेदारी जो है वो PTI के ऊपर आयद होती है, हमें पता है कि शहर लेकिन लीडरशिप कहाँ है। अच्छा मुझे थोड़ी स्पेस तो दे दें शहर, मेरा शो है, थोड़ा सा मेरे ऊपर तो रियायत करें। टैक्स आपने मेरे पे इतना लगा दिया, मेरी आधी तनख्वाह हुकूमत खा गई, मुझे सवाल करने का ऑप्शन तो दे दे। मैं आप ही के साथ हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। मुझे एक आप ऐसी चीज बता दे जो हुकूमत करने जा रही थी और बिलावल साहब ने वो टेबल पे रखी और उसको अपनी तरफ किया कि नहीं जी ये अवाम के ऊपर ये जुल्म नहीं होगा। और ये मैं जाती बात नहीं कर रही, ये मैं कौमी मुफाद की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमें जो पता है और जो खबरों में आया है और जो तमाम बुलेटिन्स में चला है और हमने शोज किए हैं, आपने जो भी बातचीत की अपनी जाती मुफाद की बात की, कौमी मुफाद की बात नहीं की। और अगर की है तो द फ्लोर इज ओपन, आप मुझे बताइए कि कौन से ऐसी कौमी मुफाद की एक बात जो आपने की। चलिए आप एक बात बता दूं, तो मेरे को टीचर्स के टैक्स एग्जाम्पशन खत्म कर रहे थे वो खत्म हो गई, ठीक है। हमने जो है जो आप कार्डियक डिजीज पे जो टैक्स कह रहे थे कि उनकी डिवाइसेस पे डायग्नोस्टिक के लगा रहे हैं, उस पे इन्होंने हमसे वादा किया कि वो नहीं लगेंगे। देखिए एक एक करके जो है एक एक नुक्ते पे बात करें तो बातें बहुत हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं जो असल चीज मिसिंग है ना, यानी जो असल चीज, कौमें मुश्किल हालात से गुजर जाती हैं, ठीक है। कौमें इकोनॉमिक टेंशंस को भी जो है बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन कौम के पास एक ऐसा लीडर तो हो जो कनेक्ट करे। मुझे आप बताएं कि क्या शहबाज शरीफ अवाम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं? क्या आप शहबाज शरीफ की बात कर रही हैं? शहबाज शरीफ अवाम के साथ नहीं कनेक्ट कर रहे, नवाज शरीफ अवाम के साथ नहीं कनेक्ट कर रहे, मरियम नवाज अवाम के साथ कनेक्ट नहीं कर रही, बिलावल भी अवाम के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे, आसिफ अली जरदारी भी अवाम के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे। अवाम के लिए यही सहर कामरान रह जाएंगी और अवाम के लिए यही परवेज संधेला रह जाएंगे जो अपनी अपनी पार्टीज को डिफेंड करेंगे। इस टाइम पर मैं अपने दिल पे हाथ रख के ऑन रिकॉर्ड फैक्ट बता रही हूं
एक लीडर ऐसा नहीं है पाकिस्तान में इस टाइम पर जो पार्लियामान में हो, जो कि अवाम के साथ कनेक्ट कर रहा हो और अवाम के मसाइल पार्लियामान में लेकर आए। यस मैडम, यू कैन गो अहेड। पहली बात ये है कि बिलावल जो है वो मुसलसल, हमारे पास सिंध की हुकूमत है, वो मुसलसल जो है वो उन्होंने इसको अपनी जिम्मेदारी ली है कि वो आवाम से भी मिले, कनेक्ट भी करे और उम्मीद को मरने ना दे। हमने उम्मीद को उस वक्त भी मरने नहीं दिया था जब सिंध के अंदर बदतरीन बारिशें हुई थी, ठीक है। अभी भी आप ये देखें कि जो हमने जो जिम्मेदारी, जो बातें की आवाम से, उस पर सोलराइजेशन आई, उस पर भरपूर अमल के लिए कोशिशें जारी हैं। सदर मुमलिकत जो है वो अपने, उनका सेरेमोनियल होता है, उसके बावजूद भी वो कराची में, बलूचिस्तान में, हर जगह पर सिक्योरिटी से और दूसरे मामला से रिलेटेड मीटिंग्स कर रहे हैं। सिंध के अंदर जो गंदम का इतना बड़ा बुरहान था, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ किसानों को रिलीफ दिया गया है, ठीक है, तमाम तरफ उसके मुश्किलात के बावजूद। अब जो मैं आप बता रही हूँ, देखिए हम सब, we all are, एक तो गर्मी का मौसम है and we are all like facing the heat of this inflation। हम सब इस पे सफर कर रहे हैं, हम सब खाइफ है बिजली के बिल को लेके, हम सब खाइफ है टैक्सेस को लेके। बात ये कि मतलब टैक्सेस का जो नासूर है, मैं समझती हूँ कि मेरा प्रॉब्लम और मेरे थ्रू जो आवाम आपको देख रही है उनका प्रॉब्लम ये है कि कोई 15-20 दिन आपका बजट का सेशन चला है, फुल एसी माहौल का बजट सेशन था। मैंने नेशनल असेंबली को कवर किया है, मुझे पता है कि नेशनल असेंबली के सेशंस कैसे होते हैं, इस्लामाबाद में क्या माहौल होता है। सारा टाइम तो एसी के कमरों में बैठे हुए मेरे प्राइम मिनिस्टर सूटेड बूटेड, बिलावल साहब शलवार कमीज के ऊपर कोट पहनते हैं, माशाल्लाह से एक अजरक का रुमाल उसमें इस्तेमाल करते हैं, लेयरिंग ऑफ क्लोथ्स बिकॉज एसी में है। उनको देख करके मुझे नहीं लग रहा था कि इन लोगों को बिजली के बिल की कोई टेंशन है। उसके बाद जो लोग आउट ऑफ सिटी आए होते हैं वो अपने अपने पार्लियामेंट लॉज में जाते हैं, उस लॉज में भी एसी है जिसका बिल उन्होंने नहीं देना। लेकिन जब मुझे बिल आया तो मेरी तो चीखें निकल गई। जब ये मेरे सामने जावेद भाई खड़े हैं, इनका बिल आया, ये तो रोना शुरू हो गए कि मैं बिल दूं या मैं राशन डालूं। हम भी बिल को देख के चीखें भी निकलती हैं और रोना भी आता है। पहली बात ये कि कौमी असेंबली जो है वो सोलर पे चल रही है, तो कुछ तो जो है पीपल्स पार्टी को शुक्रिया अदा करें। पीपल्स पार्टी जो है सिंध के अंदर भी जितने भी हुकूमती इदारे उनको भी सोलर पे लेके जा रही है, ठीक है। बात ये है कि अब अगर आप ही बोले कि जी कौमी लिबास पहनते हैं वो भी ना पहने, ठीक है, कोट भी ना पहने। बात ये कि देखें अगर तो है एक, आप देखें एक इक़्तिदार पसंदी चल रहे हैं। हम लाहौर की सड़कें की तरह जो है ना अरके गुलाब से लाहौर की सड़कें नहीं धो रहे हैं, हम मरी के पुरफजा मकामात पे अपना वक्त नहीं गुजार रहे हैं। देखिए बात यह है कि वी आर विद द पीपल, हम आवाम के साथ जुड़े हैं, हम उस दुख दर्द तकलीफ को खुद भी महसूस कर रहे हैं और उसका जो इन्फ्लेशन है ना, उसकी जो तकलीफ है उसको भी बर्दाश्त कर रहे हैं। इस पर भी बात करते हैं। मैं जरा एक बात परवेज साहब से कर लूं, वापस आती हूँ आपके पास, वापस आती हूँ मैं। मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, इस बात को याद रखें, पॉलिटिशियन होना कोई गाली नहीं है, डिस्क्रेडिट नहीं है। ठीक है सहर, मैं वापस आती हूँ। परवेज साहब, बड़ी सीधी सी बात है, 4-5 बुनियादी चीज़ें हैं, तो वो ये हैं कि हेल्थ, एजुकेशन, घर, खाने के लिए आपकी जो लवाजमात हैं बेसिकली, और ये मैं नेसेसिटीज़ की बात कर रही हूँ, यही जो 3-4 और ट्रैवल, बेसिकली आम इंसान को यही चाहिए होता है ना, आपको भी यही चाहिए, ट्रैवल चाहिए, घर एक छत चाहिए आपके सर के ऊपर हो, एंड ऑफ कोर्स आपके जो बिल्स वगैरह हैं वो, ये जो सारी चीज़ें हैं ये पाकिस्तान की आवाम से दूर कर दी गई हैं और ये पाकिस्तान की अशराफिया को मुफ्त दे दी गई हैं। तो ये तो मुल्क अशराफिया का हुआ जो कि मुट्ठी भर है। तो मैं तो ये कहूँगी परवेज साहब, मेरे लिए कोई एम्स्टरडैम में काम ही ढूंढ लें, बुला लें, क्या करूँ मैं नहीं कर सकती कुछ। एग्जाम्पल देती हूँ आपको, 8.5 लाख रुपए जिसकी महीना तनख्वाह है ना, उसका 55%, 50% भी नहीं, 55%, मोर देन हाफ ऑफ द सैलरी उसकी टैक्स में चली जाती है। तो फिर लब लो मेरे वास्ते कोई नौकरी, उत्थे कुछ लब लो, तुसी कर लो कुछ। देखिए बिनश, अभी जैसे सहर साहबा ने कहा है ना कि कौमों पर ऐसे मुश्किल वक्त आते हैं, इस वक्त बेशक कोई शक नहीं है पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की कौम पर मईशत के लिहाज से बड़ा मुश्किल वक्त है। लेकिन देखें हुकूमत जो है वो अब आप इसमें देखें, अभी आपने कहा ना कि इस बजट में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिस तरह कफ़ायत शारी का ऐलान किया है, बहुत सारे महकमे PWD भी खत्म किया है कि खत्म करेंगे जो अखराजात। पता नहीं आप मुझे देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, मेरे जुड़े हुए हाथ देख लें। परवेज ना करें, मेरा आपका ताल्लुक खराब हो जाना है इस बात के ऊपर। वो ऐलान है मुराद का, सिर्फ और सिर्फ ये ऐलान है किफायत शुआरी का।
वो उसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को इतना नवाजा गया है जस्ट बिकॉज कि मैं ब्यूरोक्रेट नहीं हूं, मैं पाकिस्तान की एक प्राइवेट इदारे के अंदर काम करती हूं, तो इसलिए मैं आपके हिस्से के भी पैसे दूंगी, मैं शहर के हिस्से के भी पैसे दूंगी, मैं शहबाज शरीफ के हिस्से के भी पैसे दूंगी। ना करें, यह सिर्फ ड्रामा है। देखिए विनेश, फिर वही कहूंगा मैं, आपका जो कहना है इस वक्त वो बिल्कुल बजाय है कि इस वक्त जो टैक्सेस आप पर पड़ रहे हैं, जो आप कह रही हैं कि 55% एड्रेस 8 लाख की जो 55 उसमें से आप 5,50,000 जो टैक्स चला जाएगा, 4,50,000 बचेगा उसमें से। मैं कह रहा हूं कि फिर आपके पास इसके अलावा हमारे पास पाकिस्तान के पास क्या कोई फार्मूला, बिनेश के पास ऐसा कोई फार्मूला किसी और के पास है कि कल से ये सारा कुछ ठीक हो जाए? ये जो आपके जो बैंकर वजीर खारजा है, ये बैंक्स को छूट ना देते, उनको प्रॉफिट ना देते, जो रियल स्टेट वाले हैं उनको प्रॉफिट ना देते, डीएचए के अंदर जितने भी प्लॉट बिक रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, वो जाहिर सी बात है कि मिडिल क्लास लोगों के तो नहीं है, उनको छूट ना देते। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ, जो कुछ आपने लगाया बिल्कुल ठीक लगाया, अवाम से मत लें, मिडिल क्लास लोगों से मत लें, प्राइवेट मुलाजमीन से मत लें, जजों से ले लें, चले जर्नैलों से मत लें, मैं कह रही हूं उनसे ना लें, जजों से तो ले लें। आजकल तो आपकी जजों से बन भी नहीं रही है, वो तो सारे आपके अगेंस्ट ही हैं, बकौल आपके। आप तो बड़े लगे होते हैं माशाल्लाह सोशल मीडिया के ऊपर भी, तो उनके ऊपर थोड़ा सा तो रगड़ा लगा रहा था। इतना अच्छा मौका था बजट के अंदर उनके साथ अपना स्कोर सेटल कर लेते। ये भी तो हो सकता है कि वो जो बैंकर है जो अपना लेके आए थे, वो अपने लिए ही लेके आए थे, मेरे और आपके लिए नहीं लेके आए थे। अगर वो किसी सियासी जमात का रुकन होता, किसी सियासी जमात तो छोड़े फिर परवेज तो साहब, शहबाज शरीफ साहब क्या नौकरी कर रहे हैं, फिर ऐसी नौकरी का क्या मजा है? मैं ब्रेक ही ले लेती हूँ, रहने दे फिर, अगर इस तरह की नौकरी करनी है शहबाज साहब ने तो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे। भाई पीटीआई को ले लें, कोशिश करते हैं कि उनको भी शामिल करते हैं, अगर उनकी कोई मीटिंग खत्म हो गई है, पीटीआई का भी जरा हाल पूछते हैं क्या है। विल बी बैक। ब्रेक के बाद जी आप लोग को एक दफा फिर से खुशामदीद कहते हैं। आलमगीर खान साहब फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करें, हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सहर कामरान साहिबा हैं एंड परवेज संधीला साहब हैं। आलमगीर खान साहब, मोस्ट ऑफ द डिस्कशन आपने मिस कर दी, लेकिन मैं आपको उसका लुब्बे लुबा बता देती हूँ। जालिमाना बजट आया है, इतना जालिमाना बजट आया है कि हर एक की, क्या गरीब क्या अमीर, सबकी जो है वो चीखें निकल गई हैं, लेकिन वो जो एलीट क्लास है ना वो बड़ी खुश है। अब 1700 अरब के नए टैक्सेस, आपका क्या लाहे अमल है? क्या मीटिंग के अंदर इस हवाले से कोई बात हुई है, या खान साहब ने सिर्फ अपनी रिहाई और अपनी बेगम की रिहाई के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आवाम के लिए भी कोई बात करनी है? आवाम के लिए हमारे जितने भी एमएनए इस वक्त मौजूद हैं असेंबली में, इन्होंने भरपूर वहाँ एहतजाज भी किया। इनकी तकारीर में अवामी नुमाइंदगी मौजूद थी, और जो इस वक्त सबसे ज्यादा जो सैलरीड क्लास है, इस पर जो टैक्सेस का बोझ डाला जा रहा, और वो तबका जो इलीट तबका शराफिया है, उसको हर चीज में जो है वो सिक्योर किया जाता, महफूज रखा जाता, तो ये बड़ा नाजायज है और इसको हम एक जालिमाना बजट समझते हैं। और कल भी एक पेट्रोल बम मजीद अवाम पर आया, और ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। देखें, ये याद रहे अवाम को बताना जरूरी कि ये कोई 5-6 महीने की हुकूमत नहीं, इससे पहले 16 माह भी इन्हीं लोगों की मिक्स अचार की हुकूमत थी, और बड़े दावे के साथ आए थे कि शहबाज स्पीड है और सुबह 7 बजे उठते हैं वगैरह वगैरह। सवाल ये बनता है कि आपने एक तो उस वक्त भी IMF के साथ आपके डील लॉक नहीं हो रही थी, एन मौके एन वक्त पर आपने मिर्जा इस्माइल को चेंज किया, इसहाक डार को लगाया, और फिर आपने उसमें ताखीर की, जिसकी वजह से महंगाई आई मुल्क में, जिसकी वजह से डॉलर रेट ऊपर गया। और आज भी जो इनकी पॉलिसीज हैं वो हमें नहीं नजर आता कि अवाम के लिए इसमें क्या बेहतरीन। तो आप क्या करेंगे आलमगीर खान साहब? देखिए, हम इस वक्त एक मुजाहिमत में हैं, हम ऑपोजिशन में हैं, उसको हम जारी रखेंगे। और इस वक्त भी कराची में बिजली की भरपूर लोड शेडिंग है। पिछले जुम्मे को हमने लोड शेडिंग के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे थे, और रात को हमारी गिरफ्तारियां शुरू हो गई। यानी हम लोड शेडिंग अवामी इशू पर भी एहतजाज नहीं कर सकते। अब कराची में इस वक्त तपती हुई गर्मी है, जिसमें लोड शेडिंग की जा रही है और पानी की किल्लत हो गई है, और दीगर मुल्क में भी यही हालात हैं। तो हमारे लिए तो या सियासी अवामी नुमाइंदगी करना जुर्म है, हम एहतजाज नहीं कर सकते, हमारी गिरफ्तारियां, हमारी लिस्टें बनना शुरू हो जाती, मुकदमे बनना शुरू हो जाते, लेकिन हम बाज नहीं आएंगे इस चीज से और अपनी मुहिम जारी रखेंगे। तो ये जो आप मुहिम जारी रखेंगे, इसका जाहिर सी बात है हुकूमत को नुकसान होगा और आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बिल्स आएंगे और जब आवाम की चीखें निकलेंगी, जो कि अभी अब निकलना शुरू हो गई हैं,
और बाय द टाइम हम 30 तारीख तक पहुंचेंगे अच्छी खासी आवाम की चीखें निकल चुकी होंगी, तो उससे फिर आप कैसे फ़ायदा उठाएंगे? क्योंकि मौलाना साहब जिनके साथ आजकल आपकी बहुत बन रही है, वो ये कह रहे हैं कि मुदाखलत से पाक नए इंतखाबात होने चाहिए, द फर्स्ट ईयर ऑफ दिस गवर्नमेंट, और हम ये बातें सुन रहे हैं। देखिए, ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि 180 सीटों की अक्सरियत वाली जमात को 90 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया, हमारा मैंडेट छीना गया। अगर तो आज हम गवर्नमेंट में होते तो इन पॉलिसीज का, इस माशी जो हालात हैं, इसको हम डील कर रहे होते। अब हम ठहरे ऑपोजिशन में, ऑपोजिशन ऐवान में भी होगी और सड़कों पर भी होगी। अच्छा। और उसका हम भरपूर इज़हार करेंगे, हम जाएंगे सड़कों पर। रही बात इनको लगाम देना जरूरी कि आज कोई इदारा अपने पैर पर खड़ा नहीं, आज कोई इदारा आजाद नहीं, आज लगता है ऐसे कि आइन मुअत्तल है। तो इसके लिए अगर हम, जिसके पास अक्सरियत मैंडेट है, हम खामोश रहें, हम आवाज ना उठाएं, तो फिर मुल्क कहाँ खड़े? पूछ लेते हैं परवेज साहब, आपका मूड तो मुझे समझ आ गया है, आपका ज़ाती मूड, कि आपको बिल्कुल आलमगीर खान साहब की बातों से आपने एग्री नहीं किया, लेकिन आपकी हुकूमत का क्या मूड है? प्लान तो पता चल गया है, सड़कों पर भी आपकी नाक में दम करेंगे, ऐवान में भी आपकी नाक में दम करेंगे। तो सर देखा जाए तो मुट्ठी भर अशराफिया को खुश करने के लिए शहबाज सरकार ने बड़े घाटे का सौदा कर लिया। आपने अपनी हुकूमत को खुद ही कमजोर कर दिया और आलमगीर खान साहब को ताकतवर कर दिया। सर ये आलमगीर साहब जो है ना, इनको जरा ये भी पूछना चाहिए कि आज इन हालात का जिम्मेदार कौन है? ये जो मुट्ठी भर लोगों का बार बार आप जिक्र कर रही हैं, इनके आगे आज जो ये हुकूमत अगर फर्ज किया एक लम्हे के लिए आपकी ये बात मान ली कि बेबस हो गई है, तो कैसे बस बेबस हो गई है? इन्हीं के लीडर को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए, लाडला बनाने के लिए सब कुछ किया गया ना, जिसको भुगत रहे हैं। आपको पता 38% महंगाई होती थी इमरान खान साहब के दौर में, 11% है, 15 दिन के रिजर्व होते थे, 2 महीने के रिजर्व हैं। देखिए चीजें बेहतर हो रही हैं, लेकिन ये जो भी आपने सुन लिया ना कि हम सड़कों पर भी आएंगे, हम सड़कों पर भी हल्ला गुल्ला करेंगे, हम फिर एक हंगामे करेंगे, हम लोग फिर जाके बीच चौक में बैठेंगे, तो यही वो चीजें हैं जो पहले इस नहज पर, बिनेश मुझे जरा एक मिनट दे दे, यही वो चीजें हैं जिसकी वजह से आज हम इन हालात में हैं। अभी भी उनकी जो सारी बहस है, अभी भी जो उनकी असेंबली में सारी बहस है, अवाम के लिए नहीं है, अपने ओहदों के लिए है, इमरान खान की रहनुमाई के लिए। और वो कह रहे हैं कि अगर हम इक़्तिदार में होते तो ये चीजें फेस कर रहे होते। जब ये इक़्तिदार में थे तो 6 महीने इनसे फैसला नहीं हुआ था। जब नवाज शरीफ साहब ने IMF को गुड बाय कहा था और उसके बाद 6 महीने इनसे फैसला नहीं हुआ था कि उन्होंने IMF के पास जाना है कि नहीं जाना। तो इसलिए अगर ये होते तो आज क्या हालात होते, तो वो तो आपको पता है 15 दिन के बाद कह रहे थे कि पाकिस्तान बैंकरप्ट होने जा रहा है, जब उनको इक़्तिदार से एक लीगल तरीके से तहरीके अदम इत्मीनान की वजह से निकाला गया था, तो वो तो अपनी तरफ से बैंकरप्ट कर गए थे, क्योंकि जाहिर है ना उनके पास उस वक्त रिजर्व थे, ना उस वक्त कोई ऐसी चीज थी। लेकिन देखें ये तो तसलसल है 15-16 महीने की हुकूमत का, ये वही तसलसल है कि आपकी चीजें बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। मैं बता चुका हूं, पहले भी कह चुका हूं कि मुश्किल तरीन हालात जरूर हैं, लेकिन आने वाले दिन देखें, अभी से आप दुनिया के मुख्तलिफ जरीदे उठाकर देख लें, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अगले साल में महंगाई में और कमी होगी, चीजें और बेहतर होंगे। ये मैं और आप तो नहीं कह रहे, दुनिया के मुख्तलिफ जरीदे कह रहे हैं। मुश्किल वक्त है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इससे निकलेंगे। लेकिन उसकी शर्त एक ही है, खान साहब जो है वो 5 साल के लिए मुर्गी भी देसी लें, बकरा भी देसी लें, रोगनी नान भी लें, और साथ में जो जो उनका कड़ाई वाई दिल करता है उनको मिलने पर पाबंदी कोई ना हो। लेकिन ये शर्त है, अगर 5 साल वो देसी मुर्गी खाते रहेंगे तो इंशाल्लाह 5 साल तक बिना चीजें जो है ना वो इतनी अच्छी हो जाएंगी, जो 2013 वाली की हुकूमत में 3-4 साल के बाद हुई थी कि हम पूरी दुनिया में फख्र से कह रहे थे कि अगले 10 साल के बाद हम लोग दुनिया की 18वीं बड़ी मईशत बनने जा रहे हैं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। जी मुकम्मल कर लें, उसके लिए क्या मैंने कहा जी, उसके लिए जो कहा जा रहा है या होना चाहिए कि ये जो सड़कों पर आने वाला प्लान है, और खान साहब जो करते हैं सड़कों पर आकर वो धरने, और वो उससे अगर पाकिस्तान बचा रहा तो इंशाल्लाह ताला आप फिर देखेंगे कि यही हुकूमत आपको 4-5 साल के बाद उन्हीं इशारियों पर ले जाएगी जहां पर 2016-17 में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई गई थी। ठीक है जी, बड़ी मजेदार सिचुएशन है सहर। नून लीग इतनी कॉन्फिडेंट है कि 4-5 साल पूरे शो में 4-5 साल, मतलब मुझे इस टाइम पे 1 साल मुश्किल लग रहा है। एक तो ये बता दें कि आप चला रहे हैं फिर इनकी हुकूमत 5 साल,
कि कुछ आपका प्लान चेंज हो रहा है। और दूसरा, पीटीआई का प्लान आपके सामने है, इन्होंने सड़कों पर भी आना है, इन्होंने ऐवान में भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना है। और अगर पीटीआई सड़कों पर आ गई प्लस मौलाना प्लस जमात इस्लामी, तो ये आप सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, एंड यू नो इट। बात ये दिनेश के जिस जमात का जो है वो कि बुनियादी इंस्टेबिलिटी पे हो, जो कहे कि हम बारूदी सुरंगें बिछा के जाएंगे, जो 2021 में मुल्क को जो है वो डिक्लेयर कर चुके हो कि ये दिवालिया हो रहा है। रज़ाक दाऊद का बयान देख लें, उस वक्त के शब्बर जैदी का देख लें, उस वक्त चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब थे, उनका देख लें, जो कहते IMF ने हमारा सब कुछ लिखवा लिया। आप एक मुआहिदा करें और पार्लियामान की तमाम बातों को रद्द करें और फिर उस मुआहिदे की वादा खिलाफी करें और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जिसको आज पाकिस्तान फेस कर रहा है। देखिए, बात ये मुश्किल हालात है, अवाम फेस कर रही है, आज की पार्लियामान फेस कर रही है, हम सब, लेकिन क्या इनको बरीजुमा करार दे दें? क्या ये बोले कि जी आपने ये नहीं क्रिएट किया? आपने तो बोला पाकिस्तान पे एटम बम गिरा दो, आपने बोला कि जी हमें एहतजाज करने नहीं देते, आप तो पेट्रोल बम फेंकने वाले हैं, आप तो 9 मई कहते हैं वाकयात करने वाले हैं, आप तो इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट जलाने वाले हैं, आप तो शोधा की यादगारें जलाने वाले हैं, और आप ये कहते हैं कि जी आप तो ये कहते हैं अमेरिका आओ मुदाखलत करो। अगर पाकिस्तान के पार्लियामान में करारदाद पेश होती है अमेरिकी मुदाखलत के खिलाफ, तो ये कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं हम तो इसकी हिमायत नहीं करते। ये तो पता नहीं आप जितने पैसे लॉबिंग में खर्च कर रहे हैं ना पाकिस्तान के खिलाफ, अगर वो पैसा आप वापस पाकिस्तान ले आते ना, अगर वो पैसा जो है आप ये चोर चैनलों से ना भेजते, तो आप यकीन करें पाकिस्तान के अंदर काफी स्टेबिलिटी आ चुकी होती। इनका जो बैरून मुल्क जो जराए है ना, जिससे पता लगता है कि किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है, मुल्क के अंदर भी ये चाहते ही नहीं कि स्टेबिलिटी आए। इन्हें पता है जहां पे मुल्क के अंदर इस्तेकाम आ जाएगा। ठीक है, वेलकम बैक जी। आलमगीर साहब, आपने आवाम के लिए क्या करना है, आपने मिडिल क्लास के लिए क्या आवाज़ उठानी है? आपकी तो अपनी पार्टी में अपने अपने मसाइल चल रहे हैं। वो राउफ हसन साहब कह रहे हैं कि फवाद चौधरी गलत हैं, उनको नहीं लेना पार्टी में, वो पीटीआई नहीं है, वो तो भगौड़े हैं। मैं वो उधर देख रही थी, शौकत यूसुफजई साहब को एक दिन मैं सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि जितने लोग पीटीआई के जेल से बाहर है ना, उनकी वजह से मामला ख़राब है। अवाम जो है वो आप लोगों के ऊपर गुस्सा है, वो उमर अयूब के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रही थी, उनको डेफिनेटली इस्तीफा देना पड़ गया और इसलिए गुस्सा निकाल रही थी कि भाई ये तो खुद बाहर बैठे हैं और खान साहब अंदर जेल के अंदर है, ये एहतजाज क्यों नहीं कर रहे, ये बात क्यों नहीं कर रहे, ये इमरान खान साहब के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? आप लोग तो अपने मसाइल में इतने घिरे हैं, आपकी अपनी पार्टी में स्टेबिलिटी नहीं है, आपने मुल्क में क्या स्टेबिलिटी लानी है सर? देखें, मुल्क में स्टेबिलिटी तो तब लाएंगे जब हुकूमत में आएंगे, लेकिन हमारा मैंडेट छीना गया, वो एक अलग डिबेट है। अभी हम ऑपोजिशन में, हमारा लीडर इस वक्त जेल में, झूठे मुकदमात बनाए गए, हमारी दर्जन लीडरशिप पर झूठे मुकदमात बनाए और दर्जनों लीडर हमारे जेल में इस वक्त। हम कोई नॉर्मल पॉलिटिकल सिचुएशन में नहीं है, हमारे खिलाफ तमाम इदारे और वो हमें दीवार से लगा रहे, हमारी तशख़्ख़ुस, शनाख्त, हैसियत सब खत्म करने पे तुले। इस माहौल में ये बड़ा नेचुरल है कि मुख्तलिफ राय की तकसीम हो, लेकिन पार्टी एक ही है, लीडर एक ही है, फैसला एक ही है। रही बात जो पार्टी छोड़ चुके हैं, नहीं फैसला क्या है सर? बारी बारी चल लेते हैं। क्या लीडर तो एक है, समझ में आ गई, तो फैसला क्या है? देखिए, लीडर वही लीडर जो कहेगा, इमरान खान कैदी नंबर 804 जो कहेगा, फैसला इंडोर्स करेगा, वही होगा नंबर 1। तो उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया आज, और उनके बाद कोर कमेटी मौजूद है पार्टी की, कोर कमेटी का आज बयानिया सामने आ जाएगा। उसमें वाज़े अंदाज में कहा गया है कि जो लोग पार्टी छोड़ चुके हैं वो इर्रेलेवेंट हैं, उनका पार्टी के बयानिया से कोई ताल्लुक नहीं, और जो लोग छोड़ चुके हैं उनकी वापसी का फैसला इमरान खान करेंगे और किसी के पास कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि इमरान खान जानते हैं किसकी क्या सिचुएशन थी। तो इस वक्त मैं किसी भी ऐसे इर्रेलेवेंट शख्स पर कमेंट करना मुनासिब नहीं समझता। रही बात उमर अयूब साहब, एक दलेर इंसान है, इन्होंने पार्टी को बड़े मुश्किल वक्त में संभाला, इनकी सलाहियत, इन्होंने जो लीड किया उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए उसमें उमर अयूब साहब और दीगर कोर कमेटी मेंबर्स का लेकिन आलमगीर प्रॉब्लम आपके कारकुनान में है। आप अपना गुस्सा लेफ्ट राइट तो बाद में निकालेंगे, उनसे शिकायतें तो बाद में होंगी।
आपके कारकुनान सेटिस्फाइड ही नहीं है। आप उमर अयूब साहब की जितनी चाहे मर्जी तारीफें कर लें, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी पाकिस्तान ने देखा कि किस तरह आप ही के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वोटर सपोर्टर, किस तरह उमर अयूब साहब के ऊपर पिल पड़े। सर देखिए, एक चीज समझें, ये कोई एक दिन का मैच नहीं है, ये लंबी सीरीज है, ठीक है। और एक दिन की हार जीत से फैसला नहीं होना, नंबर 1। नंबर 2, ये अवाम हमेशा जज्बाती होती है, उनके जज्बात हमसे ज्यादा होंगे, उनका लगाव इमरान खान के साथ बहुत ज्यादा होगा। वो रैशनली चीजों को नहीं देखते, वो उस कैनवस से नहीं देखते जिस तरह एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल ओहदेदार पार्टी का देख रहा होता है। आलमगीर खान साहब, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, इस वक्त पीटीआई के बहुत से वोटर सपोर्टर्स आपको सुन रहे होंगे, वही लोग सुन रहे होंगे जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं कि जी वो खान के दीवाने हैं और पता नहीं इमरान खान साहब उनके लिए बहुत मानी रखते हैं। अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि इस वक्त जितने भी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पॉलिसी मेकिंग के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, क्या वो ट्रू और सही मानों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं? 100%। इनमें से अक्सर लोग जेलों से होकर आए, मुश्किल वक्त गुजारा है इन्होंने मुश्किल तरीन वक्त में इलेक्शन लड़े। इन सबके पीछे, इनको गिरफ्तारियों के पीछे लोग पड़े हुए थे, इन पे मुकदमे बने हुए थे। ये कोई मामूली हालात में थोड़ी काम किया है। ये बड़ा नाजायज है इन लोगों को तनकीद का निशाना बनाना। किनको? उमर अयूब को, गौहर खान को, इन्होंने कौन सी जेल? कोर कमेटी के एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ओके जी। परवेज साहब, आप जरा कमेंट कर दीजिए। इन्होंने अपना लाहे अमल मुझे बता दिया है, आप मुझे हुकूमत का लाहे अमल बता दें। मौलाना साहब सड़कों पर, उनके साथ पीटीआई के लोग भी होंगे। चलें जी, चले पीटीआई के लोगों को जिस तरह आप आलमगीर खान साहब कह रहे हैं कि शायद उस तरह से निकलने ना दिया जाए, कि केसेस बन जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, जो भी है, बिकॉज आई बता इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी तो ख़राब है ना। 9 मई के बाद ज़रा हर चीज़ ऊपर नीचे हुई हुई है। लेकिन मौलाना साहब हैं, जमात इस्लामी हैं, उनकी ठीक ठाक फॉलोइंग है, स्ट्रेंथ है, और मौलाना साहब अपना ताल्लुक नवाज शरीफ साहब के साथ याद नहीं रखे हुए। वो तो कह रहे हैं ये शहबाज शरीफ की ये तो कोई हुकूमत ही नहीं है, ये तो बस अपनी वो जॉब कर रहे हैं, वो तो इस हुकूमत को हुकूमत नहीं मान रहे। तो आपने इसको टैकल कैसे करना है? देखिए, मौलाना साहब जो हैं, उन्होंने आज जो उनके वकील ने वहां पे अदालत में सरप्राइज दिया है ना इमरान खान की जमात को, ये ऐसे सरप्राइज मौलाना साहब देते रहेंगे इमरान खान साहब को। मौलाना साहब जो हैं वो कभी भी किसी ऐसी तहरीक का हिस्सा नहीं बन सकते। मौलाना साहब का डेफिनेट कुछ तहफ़्ज़ात हैं, और बल्कि उनके तहफ़्ज़ात जो हैं वो हैं भी केपीके में, और वो हैं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ हैं। तो मरकज में मियाँ मौलाना साहब का ये जो हल्का फुल्का सा ना चलता रहेगा, लेकिन मियाँ मौलाना साहब किसी भी ऐसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। वो उनसे बेहतर कौन जाता है कि इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है। और जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्या मौलाना साहब की जमात के पास कोई ऐसा हल मौजूद है कि अगर वो फर्ज किया आज फिर एक नया इलेक्शन चाहते हैं, और जैसे ही नए इलेक्शन होंगे तो वो आते ही दूध की नहरें बहा देंगे। ये चीजें जो चल रही हैं इस वक्त मुश्किलात हैं, और मौलाना साहब किसी भी तरह से किसी भी तहरीक का हिस्सा बनने के लिए कहीं भी कभी भी तैयार नहीं होंगे। मैंने आप देख लीजिएगा, हो ही नहीं सकता। मौलाना साहब के तहफ़्ज़ात हैं वो जैसे ही दूर हो जाएंगे, जैसे ही उनके जो भी उनका ये आपकी खबर है कि तज्जिया है, और अगर खबर है तो फिर बता दें कि कब तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात आप लोग दूर कर रहे हैं? देखिए, उसके लिए मीटिंग्स जारी हैं, उसके लिए वो मिल रहे हैं। शहबाज साहब मौलाना साहब के घर पे जाके उनको मिल के आ रहे हैं, उनकी पार्टी के साथ जो चीजें हैं वो उनकी चल रही हैं। तो मौलाना साहब को आप बिल्कुल इसे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख्वाब सजाए बैठ रही है ना, कि वो इस वक्त फिर आएंगे और वो तारुल कादरी साहब वाला किरदार अदा करेंगे और इमरान खान को सहारा देंगे, और इमरान खान साहब उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाएंगे, ये सिर्फ ख्वाब ही रह जाएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो कहा ना कि हम पर केस बन गए, हमें जेलों में डाल दिया। देखिए, इन पर केस कौन से बने हैं, किस में बने हैं? क्या इद्दत वाला केस किसने बनाया? इद्दत वाला केस किसके साथ बढ़ा चाह रहा है? किसी हुकूमती अरकान के साथ? नहीं, वो उनका अपना जाती फैमिली का मामला है। उसमें कोई हुकूमती या उसमें कोई शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी तो पटिशन लेके नहीं गए ना इद्दत की निकाह वाला। और दूसरे जो तमाम मुकदमात जो इमरान खान साहब पर हैं, 180 वाला, क्या वो पैसे आपकी या मेरी जेब में आने थे? वो हुकूमत के पैसे थे, $180। तो ये जो इन पे हुकूमत बने ना, ये कुछ सियासी केस, जो इन पे जो मुकदमे हैं कुछ सियासी मुकदमे नहीं है। और इमरान खान साहब की पार्टी में आपको पता ही है, शाह महमूद कुरैशी साहब की बड़ी पुरानी नजर है कि खान साहब जो हैं वो रस्ते से हटेंगे तो वो चेयरमैन बनेंगे। और इस वक्त फवाद चौधरी साहब जो हैं वो भी सरगर्म है। और चला कौन रहा है इनकी पार्टी? तहरीक इंसाफ की पार्टी तो अमेरिका में बैठा हुआ जबरान अलियास चला रहा है। उसी के दिए हुए ट्वीट्स, उसी की चलाई हुई जो कैंपेन है, उसी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलती है।
तो इसलिए ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी दमखम नहीं है, ना ये रोड पे आ सकते हैं, ना इनके रोड अब निकलेंगे, किस लिए परवेज निकलेंगे? साहब, आप लोगों में भी दमखम नहीं है, निकल आए ना करें, अगर निकल आए तो आप इनको संभाल नहीं सकेंगे। अगर दमखम होता तो सोशल मीडिया के ऊपर जो कैंपेनिंग चल रही है आप उसको खत्म करते, आप क्रैकडाउन करते, आप ये जो अपनी जो प्रोसिक्यूशन है उसको मजबूत करते केसेस में। जहां जहां इमरान खान साहब को रियायत मिली है, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। सर आप जरा अपनी परफॉर्मेंस भी देख लें। खैर आपके फाइनल कमेंट्स मुझे मिल गए, मैं सहर के पास जाना चाहूंगी। सहर आप भी अपने फाइनल कमेंट्स दे दें। जो प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी साहब, वो कोई किरदार अदा करेंगे कि बस साइन कर दिया और बस जी नून लीग का बजट हो गया ये कह के वो बरी उस जिम्मा हो जाएंगे? मिला लें, मौलाना साहब से मिल लें, मौलाना साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी आपस में बैठ के मामला सेट कर लें। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामान की मुश्तरका इजलास के लिए वैसे वो हमेशा मुफाहमत की बात करते हैं एंड डेफिनेटली ही इज द ओनली पर्सन जो कि यूनाइट कर सकते हैं, जो पाकिस्तान खफे का नारा लगा के लोग कौम को जोड़ सकते हैं। ही इज द पर्सन। मैं आपको बताऊं कि जितना भी आप बात करें ना, एक फोर साइड वो सिर्फ इस वक्त आसिफ अली जरदारी का आपके पास है। और दूसरा मैं आपको सिर्फ एक रिस्पॉन्स देना चाहती हूँ आलमगीर साहब को कि आलमगीर साहब देखिए, आज कोई तैयबा गुल नहीं है जिसको वजीर आजम हाउस में होस्टेज बना के जाली मुकदमे बनाए जाए। ठीक है, आज जो मुकदमे, हम बिल्कुल कुछ नहीं है कि जी किसी मुकदमे बनाए जाए, मगर आप कभी अपने पिछले किरदार पे माफी मांगेंगे? क्या आप माफी मांगेंगे कि आपने फरियाद ताजपुर साहिबा को जेल से ईद की रात मुंतकिल किया, जेल में, अस्पताल से? क्या आप आसिफ अली जरदारी से माफी मांगेंगे कि आपने उनको बेटी से मिलने नहीं दिया, ईद की नमाज पढ़ने नहीं दी, इंसुलिन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर नहीं दिया? बिल्कुल, यहाँ तो देसी मुर्गे भी मिल रहे हैं आपको, जो है वो एक्सरसाइज मशीन भी मिल रही है, ठीक है, वॉक करने की परमिशन भी है, हर चीज है, लेकिन क्या आप अपने किरदार पे माफी मांगेंगे? जरा मैं पूछ लूं, बस मेरे पास सिर्फ इतना ही मार्जिन है। आपने बार बार माफी का बोला है। आलमगीर साहब माफी मांगनी है तो मांग ले जल्दी से, फिर मैं माफी के साथ ही क्लोज कर लूंगी शो। ये माफी मांगे साइफर केस मुअत्तल हुआ, ये माफी मांगे 9 मई के केसेस मुअत्तल हुए, ये माफी मांगे अलकादे ट्रेस में कुछ नहीं निकला, साइफर हम नहीं लाए, ये इन सब पे माफी मांगे, ये माफी मांगे हमारा मैंडेट चोरी किया है, ये माफी मांगे रातों रात ऑर्डिनेंस लाए ये लोग ट्राइब्यूनल्स को कंट्रोल करने के लिए, ये माफी मांगे आप। ठीक है, जो आपकी पॉलिटिक्स थी वो गटर के ढक्कन तक थी। चलिए जी, मुझे नहीं पता आप लोगों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगनी है नहीं मांगनी, लेकिन आप तीनों हजरात को अपनी पार्टी के बिहाफ पे आवाम से ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए। 1700 अरब के टैक्सेस, इसके ऊपर माफ़ी डेफिनेटली पाकिस्तान की आवाम से बनती है। अभी के लिए इतना ही, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।